ये कहानी दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित एक बेहद रहस्यमयी और बिल्कुल सुनसान द्वीप की है। एक ऐसी जगह जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं है, सिर्फ खामोशी और समुद्र की उन हिस्सांक लहरों का शोर है। हाँ, और जब कोई इंसान ऐसी जगह पर एक साल के लिए पूरी तरह अकेला रह जाता है, तो असल डर उन बाहर के अज्ञात खतरों से नहीं पैदा होता, बल्कि उसके अपने दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों से पैदा होता है। और यही आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य भी है। आज हम अपनी स्रोत सामग्री के आधार पर मुख्य रूप से 3 किरदारों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हैं डेविड, जो इस द्वीप पर नया मौसम अधिकारी बनकर आए हैं। दूसरे हैं ग्रूनर, जो वहां के लाइट हाउस में रहने वाले एक रहस्यमयी और काफी क्रूर व्यक्ति हैं। और तीसरी है एनेरिस, जो कि एक अजीब सी और अकल्पनीय समुद्री जीव है। हाँ, एनेरिस। हम इन तीनों के बीच के बेहद जटिल और लगातार बदलते रिश्तों की गहराई में उतरेंगे। ये समझेंगे कि कैसे डर, अकेलापन और सत्ता की भूख इंसानी स्वभाव को बदल देती है। देखिए, इस पूरी कहानी को अगर हम एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी की तरह देखें ना, तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि ये अकेलापन किस हद तक इंसान को विकृत कर सकता है। ये विश्लेषण इस बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि राक्षस असल में होता कौन है। 1 मिनट, मतलब आपका कहना है कि राक्षस वो नहीं जो बाहर है? सही पकड़ा। क्या राक्षस वो है जो देखने में भयानक लगते हैं, या वो जिनके अंदर इंसानियत और सहानुभूति पूरी तरह से सूख चुकी है? अरे वाह! ये एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा दृष्टिकोण है। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं। कहानी वहां से शुरू होती है जब डेविड नाम का ये नया अधिकारी इस बेहद वीरान द्वीप पर आता है। उसका काम उस पुराने अधिकारी की जगह लेना है जिसका नाम रॉबर्ट था। लेकिन उसके वहां पहुंचते ही एक अजीब खबर मिलती है ना? बिल्कुल। उसे पता चलता है कि रॉबर्ट एक दिन बस समुद्र की तरफ गया और कभी वापस ही नहीं लौटा। ये जानकारी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा कर देती है। फिर जब डेविड अपने नए कैबिन में पहुंचता है तो उसे वहां रॉबर्ट की एक पुरानी डायरी मिलती है। और वो डायरी कोई आम डायरी नहीं थी। हाँ, उस डायरी के पन्नों पर कुछ बहुत ही अजीबोगरीब जानवरों के स्केच बने हुए हैं और एक पन्ने पर एक महिला की तस्वीर भी है, जो स्रोत सामग्री के अनुसार रॉबर्ट की पत्नी की तस्वीर थी। मेरा मानना है कि वो डायरी महज एक किताब नहीं थी। वो एक इंसान के मानसिक पतन का पूरा दस्तावेज है। देखिए, जब कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है ना, तो इस तरह की डायरी उसकी वास्तविकता यानी रियलिटी को जोड़े रखने का आखिरी सहारा होती है। सही बात है। और जब डेविड उन अजीबोगरीब स्केच को देखता है, तो पहले वो उन्हें तार्किक रूप से खारिज कर देता है। उसे लगता है कि अकेलेपन ने शायद रॉबर्ट का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया होगा। क्योंकि डेविड तो उस वक्त तक एक सुरक्षित, आधुनिक और तार्किक दुनिया का हिस्सा है ना, जहां उन राक्षसों के लिए कोई जगह नहीं होती। बिल्कुल, वो लॉजिक में विश्वास रखता है। लेकिन डेविड का ये सारा लॉजिक और आधुनिक नजरिया उसी रात पूरी तरह से चरमरा जाता है। होता यह है कि डेविड अपने कैबिन में अकेला है, बाहर घुप अंधेरा है और तभी तभी दरवाजे के नीचे से एक इंसान जैसी लेकिन बहुत ही अजीब और खुरदरी सी दिखने वाली बांह अंदर आने की कोशिश करती है। बाप रे, वो दृश्य सच में कांपने वाला है। हाँ, डेविड पहली बार किसी अज्ञात खौफ का सामना कर रहा था। वो इतनी दहशत में आ जाता है कि एक चाकू से उस जीव पर वार करता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए खुद को बेसमेंट में बंद कर लेता है। ये घटना एक झटके में साबित कर देती है कि वो डायरी में लिखे स्केच कोई वहम नहीं थे। वो सच थे। बिल्कुल सच थे। फिर सुबह होते ही वो भागकर ग्रूनर के लाइट हाउस की तरफ जाता है मदद मांगने। लेकिन ग्रूनर का जो व्यवहार है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ग्रूनर उस लाइट हाउस के आसपास तीखी लकड़ियों का एक बहुत ही सुरक्षित घेरा बनाए हुए है और वो डेविड को अंदर आने ही नहीं देता। वो उसे बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। हाँ, मतलब सोचिए, वो उसको उसी खतरे में अकेला छोड़ देता है। ये तो इंसानियत ही नहीं है। देखिए, यहाँ ग्रूनर की ये प्रतिक्रिया सामान्य इंसानियत के बिल्कुल विपरीत जरूर लगती है। लेकिन अगर हम सर्वाइवल साइकोलॉजी यानी जीवित रहने के मनोविज्ञान की गहराइयों में जाएं, तो जब इंसान अत्यधिक डर और एकांत में होता है, तो उसके मस्तिष्क का वो हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सहानुभूति और नैतिक निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है, वो काम करना लगभग बंद कर देता है।
ग्रूनर पूरी तरह से एक आदिम फाइट और फ्लाइट मोड में जी रहा है। उसके लिए डेविड कोई इंसान या साथी नहीं है। तो क्या है वो? उसके लिए डेविड सिर्फ उसके सीमित संसाधनों, उसके खाने पीने पर एक बोझ है और एक खतरा है। लेकिन एक सेकंड, मुझे इस बात पर थोड़ी आपत्ति है। क्या हम ग्रूनर की इस हद तक की क्रूरता को महज सर्वाइवल मोड कहकर सही ठहरा सकते हैं? मतलब, अगर आपके बाहर रोज रात को अज्ञात जीव हमला कर रहे हों, तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि आप किसी और इंसान को देखकर खुश हों कि चलो कोई तो साथ मिला लड़ने के लिए? ग्रूनर का उसे बाहर मौत के मुंह में छोड़ देना मुझे इस सर्वाइवल से ज्यादा एक तरह की मानसिक विकृति लगती है। यह आपने एक बहुत ही धड़धार सवाल उठाया है और मैं कहूंगा कि आपकी आपत्ति बिल्कुल जायज है। देखिए, ग्रूनर का व्यवहार सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये असल में एक प्रकार की सत्ता का प्रदर्शन भी है। सत्ता का प्रदर्शन? कैसे? जब वो उस लाइट हाउस की ऊंचाई से डेविड को नीचे उन जीवों से अकेले संघर्ष करते हुए देखता है ना, तो ये उसे एक झूठा एहसास दिलाता है कि वो शक्तिशाली है, कि वो इस खतरनाक दुनिया का राजा है। और इस मानसिकता का सबसे भयानक असर डेविड पर पड़ता है। ओह हाँ, डेविड पर इसका असर इतना भयानक होता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने ही कैबिन के चारों ओर लकड़ियां लगानी पड़ती हैं और सारी खिड़कियां बंद करनी पड़ती है। और फिर जब अगली रात बहुत सारे जीव एक साथ हमला करते हैं, तो डेविड घबराहट में अंधाधुंध तरीके से बाहर रखे कागजों और किताबों में आग लगा देता है ताकि वो उन्हें दूर रख सके। और वो आग बेकाबू हो जाती है। बिल्कुल, वो आग ऐसी बेकाबू होती है कि उसका अपना ही घर, उसकी वो पूरी सुरक्षित जगह जलकर खाक हो जाती है। ये घटना मुझे आदिम मानव के उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की याद दिलाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, जब उस अज्ञात का डर हम पर हावी हो जाता है, तो हम तुरंत उसे खतरा मान लेते हैं और उसे ख़त्म करने के चक्कर में खुद अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। सही बात है। सोचिए, डेविड ने अपनी सारी किताबें जला दी, जो कि एक तरह से ज्ञान और तर्क का प्रतीक थीं, सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी तरह एक और रात जिंदा रह सके। ये जो ज्ञान और तर्क के जलने की बात है ना, ये इस कहानी का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। जब डेविड अपना घर जला बैठता है, तो वो असल में अपनी आधुनिक इंसानियत का एक बड़ा हिस्सा भी जला देता है। एकदम सही कहा आपने। वो अल्पस पढ़े लिखे तार्किक मौसम अधिकारी से बदलकर एक खूंखार सर्वाइवर बन गया है। और इसी मजबूरी के चलते, चाहे वो चाहे या ना चाहे, उसे अगले दिन वापस ग्रूनर के पास जाना ही पड़ता है। हाँ, और इस बार वो वहां मदद की भीख मांगने नहीं जाता, बल्कि एक सौदा करता है। डेविड के पास अपना बचा हुआ खाना और बारूद है, जिसके बदले में वो उस लाइट हाउस में पनाह मांगता है। और इस बार ग्रूनर मान जाता है। इस सौदे के साथ ही कहानी एक नए और बेहद तनावपूर्ण चरण में चली जाती है। जहां उस लाइट हाउस के अंदर एक त्रिकोण यानी एक ट्रायंगल बनता है। बिल्कुल, डेविड, ग्रूनर और एक मादा समुद्री जीव का त्रिकोण। और ये त्रिकोण सत्ता, मजबूरी और एक मूक दर्शक के मनोविज्ञान को समझने के लिए सबसे अहम है। जब डेविड उस लाइट हाउस के अंदर कदम रखता है, तो उसे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई का पता चलता है जो उन बाहर हमला करने वाले जीवों से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली है। सही कहा, वो सच्चाई सच में विचलित करने वाली है। सच्चाई यह है कि ग्रूनर ने उन समुद्री जीवों में से एक मादा जीव को पकड़ कर रखा हुआ है और उसे अपना गुलाम बना लिया है। वो उसके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार करता है, उसे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रताड़ित करता है। वो एक डरावना दृश्य है। और इसमें सबसे अजीब बात पता है क्या है? कि ग्रूनर ने उस पूरे द्वीप पर, यहाँ तक कि लाइट हाउस की उन दीवारों पर भी बड़े-बड़े अक्षरों में लिख रखा है कि वो इस द्वीप का बादशाह है, किंग ऑफ द आइलैंड। हाँ, ये सब देखकर डेविड अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। लेकिन यहाँ डेविड के अंदर उस मादा जीव के लिए एक बहुत गहरी सहानुभूति पैदा होने लगती है। वो महसूस करता है कि वो जीव भी तो अपनों से दूर है, इस ठंडे कंक्रीट के ढांचे में पूरी तरह से अकेली और मजबूर है। और इसी सहानुभूति के चलते डेविड उस जीव को एक नाम देता है, एनेरिस। देखिए, मनोविज्ञान में किसी को एक नाम देना एक बहुत ही बड़ा और अर्थपूर्ण कदम माना जाता है। ग्रूनर के लिए वो जीव सिर्फ एक वस्तु है, एक खिलौना या पालतू जानवर जैसा है, जिसका वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। बिना नाम के किसी की कोई पहचान नहीं होती। बिल्कुल, नाम ना होना किसी के अस्तित्व को पूरी तरह अमानवीय बना देता है। लेकिन जब डेविड उसे एनेरिस पुकारता है, तो वो उसे वापस एक पहचान देता है।
वो इस बात को स्वीकार करता है कि एनेरिस एक सजीव अस्तित्व है जिसके अंदर भी भावनाएं हैं। और मैं कहूंगा कि ये ग्रूनर की उस तानाशाही के खिलाफ डेविड का पहला वैचारिक विद्रोह था। कि ग्रूनर को ये मादा जीव अपने जाल में फंसी हुई मिली थी। मैं सोच रही थी, क्या इंसान जब कानून और समाज की नजरों से इतना दूर चला जाता है तो क्या वो स्वाभाविक रूप से इतना क्रूर हो ही जाता है? वो जो दीवारों पर मैं यहाँ का बादशाह हूँ लिखना है, ये दिखाता है कि ग्रूनर अपने ही दिमाग में एक साम्राज्य चला रहा है। अगर हम इसे सत्ता के मनोविज्ञान से जोड़ें तो ग्रूनर का ये जो बर्ताव है, ये जिंदा रहने की जद्दोजहद तो बिल्कुल नहीं है। बाहरी दुनिया में, उस समाज में ग्रूनर की आखिर क्या हैसियत थी? वो एक मामूली सा इंसान था जिसे कोई जानता तक नहीं होगा। सही कहा। लेकिन इस सुनसान द्वीप पर उसे रोकने वाला कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई समाज नहीं है। और देखिए, तानाशाही हमेशा एक गहरी हीन भावना, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से जन्म लेती है। ग्रूनर एक कमजोर और बेबस जीव पर अपना वर्चस्व स्थापित करके खुद को शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान महसूस कर रहा है। तो वो जो लिखता है दीवारों पर, मैं बादशाह हूं लिखना उसकी उसी हीन भावना को छिपाने का एक बेताब प्रयास है। उसे ये एहसास पसंद है कि कोई दूसरा प्राणी उसके आगे पूरी तरह से बेबस है और उसके अधीन है। लेकिन डेविड का जो नजरिया है वो ग्रूनर से एकदम अलग है। एनेरिस के प्रति उसकी जो सहानुभूति है ना, उसने चीजों को देखने का उसका तरीका ही बदल दिया। एक तरफ रात में उन जीवों के भयानक और हिंसक हमले लगातार हो रहे हैं और दूसरी तरफ दिन के उजाले में डेविड और एनेरिस के बीच एक खामोश और गहरी दोस्ती पनप रही है। हाँ, वो बोट वाला हिस्सा। और ये बोट उभार में देता है। ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है जो हमें याद दिलाता है कि इतनी क्रूरता के बीच भी इंसानियत अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। वो जो छोटी सी नाव है, वो महज एक खिलौना नहीं है, वो संचार का, एक कम्युनिकेशन का बहुत ही सशक्त माध्यम है। ये बात इस चीज का प्रतीक है कि दोस्ती या संवाद स्थापित करने के लिए आपको हमेशा शब्दों या एक जैसी भाषा की जरूरत नहीं होती। सही बात है। छोटे छोटे दयालु काम और ऐसी उपहार भी नफरत और डर की दीवारें तोड़ सकते हैं। लेकिन इस कहानी में शांति स्थापना से पहले एक बहुत बड़ा और बेहद हिंसक मोड़ आता है। होता यह है कि एनेरिस की मदद से डेविड समुद्र में डूबे एक पुराने और टूटे हुए जहाज तक पहुंच जाता है और वहां से भारी मात्रा में डायनामाइट निकाल कर लाता है। ये अपने आप को बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा सामरिक कदम था। एक पूरी वॉर स्ट्रैटेजी थी ये। हाँ, ग्रूनर और डेविड मिलकर उस लाइट हाउस के बाहर उस डायनामाइट का एक बहुत घातक जाल बिछा देते हैं और फिर एक रात जब उन जीवों का अब तक का सबसे बड़ा हमला होता है, वो लोग उस डायनामाइट को उड़ा देते हैं। धमाका इतना भयानक होता है कि सैकड़ों जीव एक ही झटके में मारे जाते हैं। और उसके बाद जो अगली सुबह होती है, ओहो, अगली सुबह का दृश्य बेहद खौफनाक है। लाइट हाउस के बाहर चारों तरफ सिर्फ अकथनीय मौत और क्षत विक्षत लाशें बिखरी हैं। ग्रूनर अभी भी उन अधमरे जीवों को बहुत बेरहमी से मार रहा है, लेकिन उस राख और धुएं के बीच डेविड की नज़र एक मरते हुए जीव के गले में पड़े एक हार पर जाती है, एक नेकलेस पर। मेरी नज़र में वो नेकलेस इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा मोड़ है। ये वो पल है जहां कहानी का पूरा चश्मा ही बदल जाता है। सोचिए, एक हार का, एक नेकलेस का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास एक शिल्प कला है। इसका मतलब है कि उनके पास अपनी एक संस्कृति है, उनके अंदर भावनाएं हैं और उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। बिल्कुल, वो जानवर नहीं थे। हाँ, उस नेकलेस को देखकर डेविड को जो एहसास होता है वो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ने के लिए काफी है। उसे अचानक ये समझ आता है कि ये जीव कोई खूंखार, बिना दिमाग वाले जानवर नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, वो हर रात लाइट हाउस पर हमला इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो खून के प्यासे थे। तो फिर वो हमला क्यों कर रहे थे? वे तो हर रात अपनी साथी एनेरिस को ग्रूनर की उस खौफनाक और घिनौनी कैद से आजाद कराने आ रहे थे। ये कोई हमला नहीं था, वो लोग सिर्फ एक बचाव अभियान, एक रेस्क्यू मिशन चला रहे थे। ओह, इस एक सच्चाई के सामने आने से ना राक्षस की पूरी परिभाषा ही उलट जाती है। डेविड को यह एहसास होता है कि जिस प्रजाति को वे इतनी बेरहमी से खत्म कर रहे थे, जिन्हें वे जानवर समझ रहे थे, वे असल में पीड़ित हैं। वे अपने ही परिवार के एक सदस्य को बचाने के लिए बार बार उस मौत की मुंह में चले आ रहे थे। और हमारे इंसान यानी डेविड और ग्रूनर, हाँ, और इंसान यानी ग्रूनर और खुद डेविड
अपनी अज्ञानता और अपनी उस तथाकथित श्रेष्ठता के घमंड में उनके लिए बेरहम हत्यारे बन गए थे। ये पूरी स्थिति मुझे 19वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्यों के यानी कॉलोनियल एम्पायर्स की बहुत याद दिलाती है। ये बिल्कुल वही मानसिकता है जहाँ कोई बाहरी व्यक्ति किसी नई जगह पर जाता है और वहाँ के मूल निवासियों को जंगली या असभ्य घोषित कर देता है। कदम 1, उन्हें अमानवीय साबित करो। बिल्कुल। कदम 1, उन्हें अमानवीय साबित करो, और कदम 2, उनके संसाधनों पर कब्जा करो और उन पर घोर अत्याचार करो। जबकि हकीकत में देखा जाए तो असली हमलावर और असली हिंसक तो वो बाहरी व्यक्ति ही होता है ना कि वहां के मूल निवासी। ग्रूलियर बिल्कुल उसी विनाशकारी औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक बन गया है यहाँ पर। ये तुलना सच में हालत की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। औपनिवेशिक ताकतों ने भी तो हमेशा अपने अत्याचारों को यही कहकर सही ठहराया ना कि हम तो बस इन असभ्य लोगों से खुद को बचा रहे हैं, हम तो बस सिविलाइजेशन ला रहे हैं। सही बात है। अब इस भयानक सच्चाई को जानने के बाद डेविड के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो फैसला करता है कि वो शांति स्थापित करेगा। वो बिना किसी हथियार के बिल्कुल निहत्था समुद्र के किनारे जाता है। वहां वो पत्थरों का एक गोल घेरा बनाता है और उसके ठीक बीच में वही छोटी नाव रख देता है जो उसने अमनेरिस को उपहार में दी थी। एक तरह का शांति प्रस्ताव। हाँ, ये एक बहुत ही स्पष्ट और शांतिपूर्ण संदेश था कि वो और लड़ना नहीं चाहता। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये तरीका काम भी करता है। एनरिस और बाकी जीव जो अब तक इतने खूंखार लग रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक समुद्र से बाहर आते हैं। कोई चीख पुकार नहीं होती, कोई हमला नहीं होता। लेकिन तब ये ग्रूनर वहां आ जाता है। हाँ, ठीक उसी वक्त ग्रूनर वहां आ धमकता है। वो इस शांति को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। वो अपनी फ्लेयर गन निकालता है और बिना किसी उकसावे के बिल्कुल जानबूझकर एक जीव के छोटे बच्चे को गोली मार देता है। इस एक अत्यंत हिंसक घटना से एनरिस का डेविड पर से भी पूरा भरोसा उठ जाता है और वो रोते हुए बाकी जीवों के साथ वापस समुद्र में भाग जाती है। देखिए, ग्रेनर का ये जो कदम है वो पहली नज़र में किसी को भी पूरा पागलपन लग सकता है, लेकिन अगर हम उसकी मानसिकता को ठीक से डिकोड करें तो ये उसके किरदार के बिल्कुल अनुरूप है। ग्रेनर को असल में उन जीवों से उतना डर नहीं लगता जितना उसे उस शांति से लगता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब कोई भी इंसान शांति से क्यों डरना चाहेगा? क्योंकि अगर शांति हो गई, अगर उन जीवों ने हमला करना ही बंद कर दिया, तो फिर ग्रेनर का क्या होगा? उसके उस झूठे साम्राज्य का क्या होगा? उसका तो पूरा अस्तित्व ही इस बात पर टिका हुआ है कि वो एक बादशाह है, एक महान योद्धा है जो इस लाइट हाउस की रक्षा कर रहा है। ओह, तो शांति में उसका ये भ्रम टूट जाएगा। बिल्कुल टूट जाएगा। शांति होने पर वो कोई महान रक्षक नहीं रहेगा, बल्कि वो सिर्फ एक अकेला, बहुत ही दुखी और मानसिक रूप से बीमार इंसान रह जाएगा जिसने बिना किसी वजह के एक मासूम जीव को बंदी बना रखा है। बिना किसी दुश्मन के एक तानाशाह आखिर होता ही क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी उस खोखली पहचान को जिंदा रखने के लिए ग्रूनर को उस युद्ध की लगातार जरूरत है। वो जानबूझकर उस शांति को भंग करता है ताकि उसका खुद का महत्व बना रहे। वाओ, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन ग्रूनर की ये क्रूर और स्वार्थी हरकत उसके अपने ही अंत की शुरुआत बन जाती है। उस मासूम बच्चे की बेकार मौत के बाद डेविड के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट जाता है। वो समझ जाता है कि अब यहाँ असली दानव कौन है। वो गुस्से में पूरी तरह पागल होकर ग्रूनर पर हमला कर देता है। और वहां उन दोनों के बीच एक बहुत भयानक हाथापाई होती है। हाँ, और इसी हाथापाई के बीच डेविड चीखकर ग्रूनर को उसके असली नाम से पुकारता है, रॉबर्ट। और बस यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। ग्रूनर कोई और नहीं है, बल्कि असल में वो खुद ही रॉबर्ट है, वही पुराना मौसम अधिकारी जिसकी जगह लेने के लिए डेविड इस द्वीप पर आया था। मेरा विश्लेषण यही कहता है कि ये जो रहस्योद्घाटन यानी रिवील है ना, ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। ये हमें बताता है कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य इंसान, जो शायद अपनी जिंदगी में कभी एक अच्छा व्यक्ति रहा होगा, वो परिस्थितियों और गहरे दुख के आगे घुटने टेककर एक क्रूर तानाशाह में बदल सकता है। स्रोत सामग्री में ये बात पूरी तरह स्पष्ट की गई है कि रॉबर्ट शुरू से ही इतना हिंसक नहीं था। वो जो इस डायरी में तस्वीर थी ना, वो उसकी मृत पत्नी की तस्वीर थी। अपनी पत्नी की मौत का वो गहरा और असहनीय दुख
इस वीरान द्वीप का भयानक अकेलापन और डिप्रेशन के उस अंधेरे ने रॉबर्ट को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वो एक टूटा हुआ इंसान था। हाँ, वो असल में कोई हत्यारा था ही नहीं। वो सिर्फ हालात का मारा हुआ एक ऐसा बेचारा इंसान था जिसने अपने उस अपार दुख और अंदर के खालीपन से भागने के लिए घृणा नाम का एक खौफनाक और हिंसक मुखौटा पहन लिया था। और इसीलिए जब डेविड उस पर हमला करके उसे उसके असली नाम रॉबर्ट से पुकारता है तो वो मुखौटा एक झटके में टूट जाता है। महीनों से उसने जिस क्रूरता को अपनी ढाल और अपना हथियार बना रखा था वो अचानक कहीं गायब हो जाती है। वो अचानक उस सच्चाई से टकराता है जिससे वो इतने वक्त से भाग रहा था। और तब उसे क्या महसूस होता है? उसे अपनी उस बेबुनियाद नफरत और उन मासूम जीवों की बेगुनाही का एहसास होता है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर एक इंसान का पूरी तरह से बिखर जाना है। उसे समझ आ जाता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने उस मानसिक खालीपन को भरने के लिए कितने बेगुनाहों का खून बहाया है। और इस भीषण अपराध बोध, इस गिल्ट का सामना वो इंसान आखिर कर भी कैसे पाता? जब उसे अपनी इस भयानक दानवता का एहसास होता है तो वो फिर से भागने या लड़ने की कोई कोशिश नहीं करता। वो अपने सभी हथियार डाल देता है और बाहर जाकर उन जीवों के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है। और उसके बाद का अंजाम तो तय था। बिल्कुल। और वे जीव जो अब तक सिर्फ अपने परिवार का खून बहते हुए देख रहे थे, वे आखिरकार उस पे टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। इस तरह रॉबर्ट यानी कि ग्रूनो उसके किस्से का अंत हो जाता है। देखिए, ये अंत सुनने में बहुत दुखद जरूर लगता है, लेकिन ये उस हिसांग चक्र का एक स्वाभाविक परिणाम है जो उसने खुद ही शुरू किया था। उसके अपने कर्मों का फल उसे उसी द्वीप पर और उन्हीं जीवों के हाथों मिलता है। लेकिन जानते हैं, कहानी यहाँ आकर खत्म नहीं होती है और यहीं से एक नया और काफी परेशान करने वाला विचार सामने आता है। इस घटना के ठीक 1 साल बाद उसी द्वीप पर एक और नया जहाज आता है। एक नया मौसम अधिकारी उतरता है और उस जहाज का जो कैप्टन है वो डेविड से उस पुराने अधिकारी के बारे में पूछता है। यानी वो खुद डेविड की ही अपनी पिछली शिफ्ट के बारे में पूछ रहा था। और वहां डेविड क्या जवाब देता है? डेविड उस वक्त बिल्कुल वही झूठ बोलता है जो ठीक 1 साल पहले ग्रूनर ने उससे बोला था, कि वो एक दिन समुद्र की तरफ गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। पता है, ये आखिरी दृश्य किसी को भी बहुत गहरे असमंजस में डाल सकता है। कहूंगा कि अगर हम डेविड के इस पूरे सफर को ध्यान से देखें ना, तो ये स्पष्ट होता है कि उसने हिंसा के उस चक्र को आखिरकार तोड़ा है, उसे आगे बढ़ाया नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि देखिए, डेविड ने वो झूठ अपनी खुद की सत्ता बचाने के लिए नहीं बोला जैसा ग्रूनर करता था, बल्कि उसने एनेरिस और उसकी बाकी प्रजाति को बचाने के लिए वो झूठ बोला था। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर बाहरी दुनिया के इंसानों को, उन सेनाओं या सरकारों को इन जीवों के बारे में पता चल गया तो वो लोग यहाँ आकर उनका शिकार करेंगे। वो उन्हें पिंजरों में बंद करेंगे या लैब में उन पर प्रयोग करेंगे। बिल्कुल भाई। डेविड ने भले ही बाहरी दुनिया से खुद को हमेशा के लिए काट लिया हो, लेकिन उसने ग्रूनर की तरह एक क्रूर तानाशाह बनने का रास्ता नहीं चुना। स्रोत सामग्री इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करती है कि वो अब अमेनेरिस और उसके परिवार के साथ वहां एक अच्छे दोस्त की तरह शांति से रह रहा है। उसने उस अज्ञानता, घमंड और युद्ध के बजाय स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस, शांति और सह अस्तित्व को चुना है। अरे वाह, ये एक बहुत ही आशावादी और सच में संतोषजनक विश्लेषण है। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा का सार निकालें तो ये बात बहुत साफ रूप से उभर कर सामने आती है कि ये कहानी सिर्फ इंसानों और कुछ अजनबी समुद्री राक्षसों के बीच की खूनी लड़ाई की बिल्कुल नहीं थी। ये तो बस एक ऊपरी दिखावा था। हाँ, ये असल में ये समझने की कहानी है कि जब हमारे अंदर की सहानुभूति पूरी तरह खत्म हो जाती है, जब अज्ञानता हावी होती है और जब दो लोगों के बीच संवाद की या कम्युनिकेशन की कमी होती है, तभी इंसान के अंदर का असली राक्षस जन्म लेता है। डेविड, ग्रूनर और एनेरिस का ये जो त्रिकोण है ना, ये इंसानी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों, एकांत के उन भयानक दुष्प्रभावों और सत्ता के लालच का एक बहुत ही बेहतरीन और डरावना उदाहरण है। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं। ये विश्लेषण हमें और पूरे समाज को एक बहुत बड़ा आईना दिखाता है। बाहरी दानव या किसी अज्ञात खतरे से ज्यादा खतरनाक हमेशा इंसान के खुद के भीतर बैठा हुआ वो दानव होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता, नियंत्रण और श्रेष्ठता की भूख होती है। तो इस पूरी गहरी और विस्तारित चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए कि जब किसी भी इंसान को समाज के सभी नियमों, कानूनों और बंधनों से पूरी तरह आज़ाद कर दिया जाए
और उसे एक ऐसे सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया जाए जहां उसे रोकने टोकने वाला या उसे जज करने वाला कोई भी ना हो, तो क्या वो इंसान वाकई अपनी इंसानियत खो देता है, या फिर क्या वो सिर्फ अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाता है जो अब तक समाज और कानून के डर से कहीं बहुत गहराई में छिपा हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे अपने अस्तित्व और अपनी इंसानियत पर सोचने को मजबूर करता है। ऐसी सवाल के साथ हम आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।